तो जब ट्रेन चली रही है और ध्रुव राठी स्टेशन पे जा ही रही है या ध्रुव स्टेशन पे खड़ी है मैं कह रहा हूँ, और हमको स्टेशन से निकलना है, तो चाहे एक कप और पी ली जाए और हम एक और वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। और वो वीडियो अब लकीली मैंने देखा कि लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट इज़ आमिर खान किया। तो ये एक ऐसा वीडियो जिसमें ध्रुव राठी जब अपना ओपिनियन देगा, अगर इफ़ ही हैज़ द गट्स और व्हाटएवर ही सेज, ओपिनियन चाहे कोई ना भी देना चाहे, बिना ओपिनियन दिए आप रह ही नहीं सकते। अगर आप यूँ भी कहेंगे कि मेरी स्टेटमेंट न्यूट्रल है, तो जिस तरीके से तुम कहोगे तुम मतलब सुनने वाले को पता चल जाता है कि इस इंसान का झुकाव किस तरफ है। तो लेट्स सी द हैंडसम ध्रुव राठी इस टॉपिक के ऊपर क्या बोलता है, और इससे हमको प्रूव हो जाएगा कि ध्रुव राठी में कुछ गट्स हैं, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा को इसने ट्वीट करके बोला था कि इट्स अ ग्रेट मूवी, मास्टरपीस एंड स्टफ, जो कि वो नहीं है। और मैंने मूवी नहीं देखी है, पर आई एम अ फ़ैन ऑफ आमिर खान, और मैंने उसकी मूवीज़ और उसकी आइडियोलॉजी को दाद दी है कि यार ही इज़ अ ग्रेट गाय। पर जब कोई चीज़ नहीं चलने वाली फीलिंग दे रही हो, तो ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती कि भाई नहीं अच्छी है ही क्योंकि इस इंसान ने बनाई है। जल्दबाजी और गलतियाँ इंसान से होती हैं, और जल्दबाजी और गलतियों को ना करना एक बाएं हाथ का खेल नहीं, पेशेंस और हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमको पता है हम महीने में कितने दिन वैसे जी पाते हैं जैसा हमें लगता है कि हमको जीनी चाहिए अपनी ज़िंदगी की प्रोग्रेस के लिए, तो वो इक्वली टफ़ और चैलेंजिंग हर एक इंसान के लिए। तो जब ऐसे सिचुएशन में, नमस्कार दोस्तों, लेट्स सी ये कैसे नमस्कार हमारा नमस्कार करता है। क्या ये हमारी परवाह करके हमको सच बताता है, या सिर्फ आमिर खान की साइड लेके चीज़ों को बस उसकी फेवर में बोलता है और बाकी लोगों को गलत बताता है। गलतियाँ दोनों साइड ही होती हैं, दोनों विंग्स में होती हैं। एक अच्छा इंसान वही है जो दोनों विंग्स की गलतियों को बता के सही रास्ते पे चलने के लिए इंस्पायर करे, और जो विंग सेलेक्ट कर लेता है ऑफकोर्स उसका एक एजेंडा होता है। सो लेट्स सी। अब मैं ध्रुव राठी की तरह बोलना ही मैंने शुरू कर दिया है, तो वीडियो भी शुरू कर ही दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा के पॉलिटिकल इशू के बारे में। सही सुना आपने, पॉलिटिकल इशू तो है ही, बिकॉज पॉलिटिक्स तूने भी खेली है इसमें ट्वीट करके धक्के का। सो या पॉलिटिकल तो है। सिंह चड्ढा कोई साधारण फिल्म नहीं रही, देश में ये एक पॉलिटिकल मूवी तो साधारण ही है, क्योंकि अगर असाधारण होती तो हिट हो जाती। तो ये असाधारण गलत रीजंस में असाधारण है। जिस रीज़न में और जिस तरीके से असाधारण होनी चाहिए थी वो इस बार नहीं हो पाई, एंड आई फील सॉरी फॉर आमिर खान। मैं उसका फ़ैन और सपोर्टर हूँ, और ऑफकोर्स फ्यूचर में ऐसा नहीं है वो मूवी अच्छी नहीं बनाएगा, पर इस बार चूक हो गई। इशू बन चुका है। पिछले 2-3 हफ्तों से ट्विटर पर रोज ट्रेंड चल रहे हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन उसमें घी में आग तो नहीं भी डाली है भाई ट्वीट करके को लेकर। जितनी चर्चा इस फिल्म की गई है इस साल में, शायद ही किसी और फिल्म की करी गई। एक तरफ भारी नारे लग रहे हैं इसे बॉयकॉट करने के, आमिर खान को हिंदू, और फिर भी मूवी थर्ड क्लास है यार। मतलब कि इतना बॉयकॉट और इतनी चर्चा ऐसी मूवी को मिले जिसने कुछ जैसे पीके को जब इतनी चर्चा हुई थी तो पीके ने सब कुछ हिला दिया था, और मूवी भी इतनी अच्छी थी, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इतनी पब्लिसिटी का। मैं बस ये कर रहा हूँ, वेस्ट हो गई। हिंदू फोबिक और एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस फिल्म को भरपूर प्यार भी दे रहे हैं, जैसे कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगी ये फिल्म। मेरी राय में ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। लेकिन ये जो हिंदू फोबिया की बात करी जा रही है, ये पीके फिल्म से शुरू हुई थी ये बात। हाँ, ये देखो, ये बॉयकॉट्स और ये ट्रोल, लेट्स सी हिंदू फोबिया और भी एक गलत फोबिया है। तो लेट्स सी, क्या पता इस वीडियो में कुछ अच्छाई कर ही दे ध्रुव राठी, क्योंकि मूवी अच्छी तो नहीं है। तो किस तरीके से अच्छी कह रहा है, देखो इस मूवी सिर्फ अगर मूवी का मैसेज अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं मूवी अच्छी है। मूवी को मैसेज के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट भी अच्छे से करना होता है। ट्रोलिंग, इन चीजों को थोड़ा गहराई से देखते हैं आज के वीडियो में। लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षा बंधन, both films have recorded poor openings. लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए हैं, सब उसका बहिष्कार कीजिए। A protest broke out at a mall in Jalandhar against this film, alleging that the film has hurt their religious sentiments. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। भाई सॉरी बोल देता, क्या तो इतना भी नहीं बोलता, तूने सॉरी भी नहीं बोला।
आधी अधूरी सॉरी अच्छी नहीं होती। मैं नहीं कह रहा सॉरी बोलना चाहिए इसको, पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बोल दिया तो सॉरी बोल देता अगर शुरू कर दिया था तो। देशभक्त और देशद्रोही, एक समय हुआ करता था दोस्तों जब ये दोनों शब्द बड़े हैवी शब्द हुआ करते थे। जब कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करता था तो कुछ मायने होते थे उसके, कि इनसे मिली ये एक बड़े देशभक्त टाइप के इंसान है, कोई बड़े ब्रेव आर्मी ऑफिसर हैं या कोई सोशल वर्कर। ये बात तो है, पहले इन वर्ड्स की में वेट होता था, आजकल तो ऐसे यूज़ हो जाते हैं जिन्होंने पर आजकल ऐसे यूज़ इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम कचरा ज़्यादा साफ़ करने के उसमें लग गए हैं। पहले हम कचरा साफ़ ही नहीं करते थे तो नेचुरली कुछ हो जाता था तो ठीक है, पर अब लोग कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग एज वेल कि अगर माइंड वेट थोड़ा कम हुआ है तो इन शब्दों का यूज़ ज़्यादा भी तो हुआ है, तो उससे एक अवेयरनेस भी तो फैली है। हजारों पेड़ प्लांट कर दिए हों या कोई एक्टिविस्ट जो किसी सोशल इवल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सिमिलरली देशद्रोही और गद्दार शब्द भी बड़े हैवी शब्द हुआ करते थे। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, निकल जा, भाग जा यहाँ से। जब भी आप देशद्रोही या गद्दार शब्द को सुनते थे, इतना खुश मैं तब होता हूँ जब जॉब से आ रहा होता हूँ और मुझे फील लिटरली ये वाला मुझे सीन याद आता है कि यार मैं उस हीरो की तरह बॉर्डर मूवी वाला तो ज़्यादा तो खुशी नहीं कर रहा कि मैं मुझे छुट्टी मिल गई और मैनेजर आके बोले छुट्टी जाए जाए तो छुट्टी जाए चल। तो आपके दिमाग में जो पिक्चर आती थी एक ऐसे इंसान की आती थी जिसने कोई मान लो टॉप मिलिट्री सीक्रेट्स किसी दुश्मन देश को लीक कर दी हो, कोई स्पाई कर रहा हो किसी दुश्मन देश के लिए। लेकिन आज के दिन क्या हो गया है, ये देशभक्त और देशद्रोही होने के सर्टिफिकेट्स बल्क में बांटे जाते हैं। ये देशद्रोही, वो देशभक्त, तू देशद्रोही। आपका कोई स्कूल का दोस्त हो, पर मैं कह रहा हूँ ना बल्क में बांटने का अच्छी बात है क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन दो वर्ड्स को लेके, पर अब इन दो वर्ड्स के मायनों को छोटे छोटे कामों में भी लगाया जा रहा है तो हमको और ज़्यादा डीप तरीके से गहराई से पता चल रहा है कि देशद्रोही सिर्फ एक इंसान ऐसा नहीं है जो बम फोड़ दे कहीं पे, वो है देशद्रोही। एक इंसान सिंपल सा झूठ बोल के भी हो सकता है, क्योंकि तुम झूठ बोलोगे तो तुम करप्शन करोगे तो किसी ना किसी तरीके से तुम देश का बुरा ही कर रहे हो। तो एक छोटा बच्चा झूठ बोले वो भी देशद्रोही, और जो बड़ा पॉलिटिशियन झूठ बोले वो भी देशद्रोही, क्योंकि दोनों उसके देश में रह के झूठ ही तो बोल रहे हैं। तो आई फाइंड कि पब्लिक में बंटना चाहिए ताकि लोगों की अवेयरनेस तो बढ़े कि दोनों चीज़ें होती क्या। पहले तो बस एक झंडे के ऊपर ही दो वर्ड्स यूज़ होते थे, पर इनकी जितनी डीप तरीके से समझ आएगी तो हम आज कल की नॉर्मल लाइफ में भी बता सकते हैं कि भाई छोटे छोटे कामों से ही देश बड़ा बनता है। यूँ नहीं कि बहुत बड़ा काम करना है, हर रोज़ अच्छे से जीने से और वैसे दिन बहुत सारे लगातार जीने से देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, देश का स्टेटस ऊपर जाएगा। सो क्यों नहीं, तो वो भी देशद्रोही निकल जाता है। कोई आपका पड़ोसी कुछ कह दे, अपनी राय दे दे किसी चीज़ पर, वो भी देशद्रोही निकल जाता है। एक्चुअली में कंडीशन काफ़ी सिंपल है। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव फॉलो, एक तो वैसे ही बहुत पतला है, ऊपर से और अंदर घुसने की कोशिश करता है, कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो आपको देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप उस नैरेटिव के खिलाफ कुछ भी कर दें तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस इंसान को ही ले लीजिए, ये जेनोसाइड की बातें करता है एक कम्युनिटी के खिलाफ, औरतों के बारे में बड़ी चीप चीजें कहता है, यहाँ तक कि तिरंगे को बॉयकॉट करने की भी बात करने लग रहा है। लेकिन ना तो ये जेल में है और ना ही इसे किसी ने देशद्रोही कहा। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के फेवर में बात करता है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, नसरुद्दीन शाह जितने बड़े कलाकार, उन्हें देशद्रोही का लेबल कैसे मिल गया? एक इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले बुलंदशहर के पास, जहां पर एक गांव में 3 गाय की लाशें पाई गई। इसके बाद एक भीड़ ने, जिसे एलिजिडली लीड किया जा रहा था बजरंग दल के मेंबर्स के द्वारा, उन्होंने जाकर एक पुलिस थाने पर आग लगा दी। फिर दंगे देखे गए, कुछ गाड़ियों पर भी आग लगाई गई और फिर गन फायर हुई, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई। साथ में एक स्टूडेंट सुमित कुमार भी मारे गए। और जो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट थे पुलिस के, उन्होंने स्टेटमेंट दी इस इंसिडेंट के बाद कि काउ किलर्स आर अ टॉप प्रायोरिटी। जो मर्डर और राइटिंग हुई उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम गाय के हथियारों को पकड़ेंगे। तो हुआ ये था कि नसरुद्दीन शाह बड़े शॉक हो गए इस इंसिडेंट को देखकर, और उन्होंने कहा कि एक गाय की हत्या के ज्यादा मायने हैं एक इंसान की हत्या के कंपैरिजन में। एज एन इंडियन इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी चिंता होती है और इसी चीज को लेकर उन पर देशद्रोही का लेबल लगा दिया गया, क्योंकि ऐसी बातें बोलना एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। रवीश कुमार को ही ले लीजिए। अभी देखो, ये पर्टिकुलर कर रहा है, इसमें इतने गट्स नहीं कि बीजेपी बोल दे, डजंट ही हैव गट्स। मैं इसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि इसके पास प्लेटफॉर्म है, अभी इतना मैंने लंबा सुना इसका, तो एक
एक होप आ रही थी कि भाई कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ अच्छा मतलब कुछ क्या बोलते हैं, अच्छा बोला नहीं, कुछ टॉपिक उठा रहा है और ऑलमोस्ट बोल ही दिया है कि पर्टिकुलर कि तुम पार्टी के अगेंस्ट बोलोगे तो देशद्रोही हो जाओगे, विच इज़ रॉन्ग। ऐसी इंटेंशन भी दिखा रहा है। पर बीजेपी बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? से बीजेपी, कम ऑन। मीडिया का काम है असली इश्यूज पर बात करना, जो प्रॉब्लम्स हैं देश में उन्हें हाईलाइट करना ताकि उन्हें सुधारा जा सके। तो रवीश कुमार जब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जॉब्स जैसे इश्यूज पर बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को। और दूसरी बात कि प्रायोरिटी वो काऊ का इसलिए तो हुआ है क्योंकि पहले काऊ मरी, तब जाके दंगे हो हा कि वो पुलिस ऑफिसर मरा। अगर काऊ ही नहीं मरती तो पुलिस ऑफिसर कैसे मरता? तो पॉइंट मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफकोर्स पुलिस की काऊ की वैल्यू ज़्यादा है, मैं वो नहीं कह रहा। ऑफकोर्स वैल्यू ज़्यादा पुलिस ऑफिसर की है, और या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि सबकी वैल्यू इक्वल है। ऐसे नहीं कह सकती किसी चीज़ की वैल्यू किसी से ज़्यादा है, हर एक चीज़ की वैल्यू सेम है। पर जिस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए तो उस पर ये भी तो देखना ज़रूरी है ना कि फर्स्ट इवेंट पे सिस्टम ढंग से हैंडल नहीं हो पाया तो उसका एक आगे आने वाला इवेंट भी कंट्रोल में नहीं आ पाया, जैसे पहले वाला नहीं आया, और जिस वजह से ऑफिसर की डेथ होगी। तो दोनों नैरेटिव गलत है कि पुलिस ऑफिसर की ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी गलत है कि काओ को प्रायोरिटी देना गलत है। ये नैरेटिव होना चाहिए कि मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट पुअर है, ये बोलना चाहिए। हाईलाइट करते हैं उन पर भी देशद्रोही का लेबल लगा दिया जाता है। वैसे तो वो अपना काम करने लग रहे हैं, लेकिन नैरेटिव के खिलाफ बात जा रही है। तो आमिर खान की जो पहली कंट्रोवर्सी है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनसे एक आमिर खान मेरे जैसा लग रहा है डिट्टो। इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी क्या राय है देश की सिचुएशन के बारे में। अब अगर वो जवाब देते ऑल इज वेल सब चंगासी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ सही होता उनके। भाई ये ध्रुव राठी में कैसे इतने गट्स आ गए? मुझे लगा ये प्रो बीजेपी है, पर ये तो कुछ रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपने जवाब में कहा कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ने लग रही है। There has been a growing sense of despondency, I would say. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that she fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. ये बात सुनकर ये तो इसने एग्जैजरेशन में बोल दिया था। देखो आमिर खान एक अपनी इमेज को बहुत अच्छा और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने वाला इंसान है। जब तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हो तो कभी कभी ऐसा निकल जाता है। पर इंटॉलरेंस कोई उस पॉइंट पे ही ज़्यादा नहीं थी, पर चाहे किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा हो, अगर गौर करोगे तो इंटॉलरेंस नज़र आएगी। तो उसने बोल दिया, तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ गलत नहीं किया आमिर खान ने। तो लोगों ने प्रूव ही कर दिया इंटॉलरेंस। वो बोला कि वर्ल्ड इंडिया में इंटॉलरेंस है, फिर लोगों ने सेंटेंस को पकड़ के इतना कर दिया कि उस मूवी तक बॉयकॉट कर दी। तो प्रूफ ही तो हो गया उस बात का, वो प्रूफ ही तो हो गया कि इंडिया में लोग इंटॉलरेंट हैं। जबकि इंटॉलरेंट के भी दो मायने होते हैं कि एक तो तुम टॉलरेंट करना सीखो, और एक तुम खाम खा किसी चीज़ के ऊपर गलत चीज़ के ऊपर टॉलरेंस मत दिखाओ। ये भी दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बहुत गुस्सा हुए, ऐसे कैसे बोल दिया कि हम टॉलरेंट नहीं हैं, इसे तो हम सबक सिखाते हैं। स्नैपडील को बोलो कि अपनी ब्रांड डील से इसे बाहर निकालें, इसकी मूवीज को बॉयकॉट करो, इसे ट्रोल करो। ऐसे कैसे इंटॉलरेंट बोल दिया? हम तो इतने टॉलरेंट हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा कि हम कितने टॉलरेंट हैं। या फिर दोस्तों, यहाँ पर लोग इतना गुस्सा नहीं थे, बल्कि एक नैरेटिव बनाया गया कि लोगों में गुस्सा था। क्योंकि बाद में पता चला, एक एक्स बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले एम्प्लॉय ने बाद में जाकर बताया कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने अपने पूरे सोशल मीडिया सेल को कहा था कि एक नैरेटिव बनाओ आमिर खान के। भाई इस बार तो बीजेपी भी बोल दिया इसने। क्लैप्स फॉर ध्रुव राठी। आई थिंक देयर इज अ चेंज ऑफ हार्ट। दिल परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो चुका है शायद ध्रुव राठी का, जो इतनी हिम्मत की ऐसा वीडियो बनाने के लिए। के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चला। बात वहीं पर आ जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है। लेट सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक गाने में कहा था, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295,
करेगा तरक्की पुत हेट मिलोगी। और ये चीज हम अपने आसपास होते हुए भी देख सकते हैं। हमें पिछले कुछ सालों में कितने ऐसे मर्डर्स देखने को मिले हैं। रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का मर्डर, कमलेश तिवारी को मारा गया, तबरेज अंसारी को मारा गया, पहलू खान का मर्डर, उदयपुर में अभी रिसेंटली कन्हैया लाल को मारा गया। ये जो सारे मर्डर्स हैं ये किन कारणों की वजह से हो? क्योंकि लोगों ने दोनों रिलीजन के मर्डर हुए हैं। सिर्फ इसने भी कोई नैरेटिव करने के लिए सिर्फ हिंदूज नहीं बताए, वो भी बताया कि 2 मुस्लिम्स के भी मर्डर हुए हैं। अपने कुछ व्यूज एक्सप्रेस किए, उनके ओपिनियंस के बेसिस पर उन्हें मारा गया या फिर उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पर उन्हें मारा गया। एक दफा के लिए ये भूल जाओ कि उनकी राय सही थी या गलत, राइट विंग थी या लेफ्ट विंग। बात यहाँ पर यह है कि एक इंसान को मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे। आज के दिनों हमें एक तरफ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर कुछ कट्टर हिंदू रैलीज निकालते हैं तलवारों के साथ हनुमान जयंती पर और एंटी मुस्लिम सॉन्ग्स प्ले करते हैं अपने स्पीकर्स में। दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर कट्टर मुस्लिम लोग अपने हाथ में पत्थर लिए सर तन से जुदा के स्लोगन्स उठाते हैं। AR रहमान के खिलाफ एक दफा फतवा हुआ था क्योंकि उन्होंने एक गाना बनाया था एक ऐसी फिल्म के लिए जो प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी पर थी। सिंगू बॉर्डर पर लिंचिंग जो देखने को मिली ब्लास्फेमी के एलिगेशन पर थी। नुपुर शर्मा और जुबैर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ डेथ थ्रेट्स हमें देखने को मिले। बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई कितना ज्यादा वायलेंस है, भाई कितनी ज्यादा वायलेंस है। पर बात गेम इज अ गेम। हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमको फेस तो करना पड़ेगा। सच बोलने से फिर भी हम भाग नहीं सकते। अब जिए तो जिए, मरे तो मरे। कि ये इनटॉलरेंस नहीं तो क्या है देश में। और आज के दिन सिर्फ कोई फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा ये नहीं देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखो, गवर्नमेंट इनटॉलरेंस तुम एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, या फिर किसी में इनटॉलरेंस वर्ड हटाओ, मैच्योरिटी लेते हैं। मैच्योरिटी कोई एक दिन का काम नहीं है। मुझे पता है कि मैं बचपन में कितना गधा था, बहुत गधा था मैं, कितना इनटॉलरेंट था मैं, इतना इरिटेबल था, इतना ईगोइस्ट था, इतना टॉक्सिक था मैं बचपन में। तो मुझे ठीक होने में इतना टाइम लगा। आज मैं 30 इयर्स का हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कितना ग्रो किया, मैंने कितने सिचुएशंस फेस किए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कम से कम ये तो कर सकती है कि कोई ऐसे लॉज तो बना देगी जिसमें लोग एक्सप्रेस करके डिस्कस कर सकें। देखो, हम एक दूसरे को गालियाँ दे के ही अगर झगड़ा करें तो कितना अच्छा रहेगा कि हम गाली दे दें कि भाई तू गंदा इंसान, हमको पसंद नहीं है तेरे व्यूज़, दैट इज़ इट। मारने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि तुम किसी को देखो, चाहे किसी के व्यूज़ गलत भी हों, जब तक वो बंदा एक्सप्रेस नहीं करेगा उसकी भड़ास कैसे निकलेगी? वो डर के जिएगा तो उसका सच कैसे बाहर आएगा? और अगर उसका सच गलत है तो उसको समझना भी पड़ेगा कि उसका सच गलत है। और वो तभी हो पाएगा जब उसको कोई अपना सच बताएगा। फिर थोड़ा गुस्सा होगा, फिर वो गुस्सा ठंडा हुआ 1 हफ्ते में, फिर थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, फिर एक दिन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे लोग ग्रो करेंगे। तो गवर्नमेंट कम से कम ये तो कर सकती है कि पुलिस की सिस्टम इतना अच्छा बनाए कि कम से कम ऐसे मर्डर्स ना हो पाए, कि लोग एक्सप्रेस करें, झगड़ा करें, पर मर्डर तो ना हो, डिबेट हो। क्योंकि डिबेट से ही सॉल्यूशंस और डिबेट से ही समझ निकलती है। बल्कि सिस्टम भी ये चीजें करने लग गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट पवन जायसवाल के खिलाफ यूपी सरकार ने FIR दर्ज कर दी क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि स्कूल के बच्चों को रोटी मिल रही थी नमक के साथ मिड डे मील्स। पॉलिटिकल सैटारिस्ट नीलेश शर्मा को कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया छत्तीसगढ़ में उनके आर्टिकल की वजह से। इसके अलावा हर दूसरे दिन कोई बॉयकॉट के नारे उठाए जाते हैं। कभी इस कंपनी को बॉयकॉट करो, कभी उस एक्टर को बॉयकॉट करो। हल्दीराम्स और फैब इंडिया जैसी कंपनीज के खिलाफ भी बॉयकॉट कैंपेन्स चली। अब बॉयकॉट तो दोस्तों गांधी जी ने भी किया था इंग्लिश सामान को, लेकिन रीजन क्या था उनका बॉयकॉट? बॉयकॉट एक नेगेटिव एनर्जी का एक्शन है। जब तुम जिंदगी में नेगेटिव काम करते हो ना तो तुम ग्रो नहीं कर सकते। दूसरे के एक्शंस को एक्सेप्ट करो और उसके बदले में अपना एक्शन करो। कभी यूँ मत बोलो कि तू ये मत कर। आमिर खान अगर मूवी अगर आमिर खान कुछ गलत भी बोलता है तो उसको बोलने दो, उसका पलट जवाब दो ना। उसको बोल दो तू अब से नहीं बोलेगा। तो ये तो एक वीक और लाइफलेस वाली बात हुई कि तुमको कुछ बोलना आ रहा है और ना तुम सामने वाले को बोलने दे रहे हो। बॉयकॉट किसी को मत करो। जो मजबूत इंसान होता है, जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, जो समझदार इंसान होता है, जो मेंटली सुपीरियर इंसान होता है, वो किसी इंसान को रोकता नहीं है। वो उसको करने देता है, बोलने देता है और फिर बोलता है, पलट जवाब दे कि देख ये सच है। तो बॉयकॉट करने से क्या ही हो जाएगा?
कोई इंसान कोई तुमको बॉयकॉट करे, तुम इमेजिन करके देखो कि अपना एक्शन खुद पे डाल के देखो, कोई तुमको बॉयकॉट करेगा, तुम्हारी फ्रीडम को छीनेगा, तुमको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बॉयकॉट के पीछे इसलिए नहीं बॉयकॉट किया था क्योंकि वो गांधी ने भी बॉयकॉट किया, गांधी भी बेवकूफ़ था। नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी है। बॉयकॉट क्या, बॉयकॉट करो भाई जो तुम कर सकते हो, हम करेंगे जो हम कर सकते हैं, जिसका एक्शन स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, ख़त्म। तो गांधी का भी मैं सपोर्टर नहीं हूँ इस चीज़ में, अगर उसने जितने बॉयकॉट किए हैं गलत है वो। उर्दू भाषा इस्तेमाल करी गई थी वहां पे, इसलिए नहीं बॉयकॉट किया था कि किसी इंसान ने अपना कोई ओपिनियन बोल दिया था, उसके बेसिस पे सब कुछ हो गया। अभी गांधी का भी तो ओपिनियन ही था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। कम ऑन, लाल सिंह चड्ढा के साथ ये फिल्म रिलीज हुई रक्षा। ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जाए, ओपिनियंस को डिस्कस किया जाए। किसी इंसान के ओपिनियन सही है और किसी के गलत है, ये गलत नहीं, ये अच्छी बात नहीं कि गांधी जी के ओपिनियंस तो ओपिनियन नहीं थे, उनके भी ओपिनियन थे, तो उनको अलाउड है, तो सबको अलाउड है। रक्षाबंधन अक्षय कुमार, इसके खिलाफ भी बॉयकॉट के नारे उठे। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की जो राइटर है उन्होंने एक्चुअली में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट जताया था। फिर सोशल मीडिया पर रेगुलरली थ्रेट्स फेस करना अपनी एक अलग चीज है। भूलीबाई जैसी एप्स बनाई जाती हैं। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों के खिलाफ कितनी पैथेटिक टारगेटिंग देखने को मिली है। तो अगर इन सारे इंसिडेंट्स को देखकर कोई कहता है कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ने लग रही है, क्या गलत कहा है यहाँ पर? किसी भी आम नागरिक के लिए देश में हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना एक बड़ी नॉर्मल चीज है। जब तक हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं, ये वही मेरे वाला पॉइंट ही आ गया कि जब तक तुम बात करोगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो वही बात की, जैसे मैं बोला कि आमिर खान ने बोला तो बोलने दो उसको अलाउड है बोलना। करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाया कैसे जाए। लेकिन नहीं, कुछ लोग अपने सर को जमीन में गाड़ कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच की। कुछ लोग नहीं, 99.9% लोग, वो लोग पहले तो ये बोलना चाहते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले तो ये झूठ बोलेंगे प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और प्रॉब्लम है तो उसको देख के भी नज़रअंदाज करेंगे, ऐसे सर गाड़ लेंगे की तरह चिल्लाने लग जाते हैं देशद्रोही आमिर खान। अगर प्रॉब्लम है तो देश छोड़कर चला जाना, यहाँ रहकर देश की बुराई क्यों करता है? इंटरेस्टिंग चीज है कि यही लोग मुझे भी सेम लॉजिक से क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम। इसीलिए क्या बोलते हैं कि शायद सपोर्ट हो रहा है आमिर खान का। पर दूसरी बात, ये वाला लॉजिक तो लोगों का सही है कि भाई देश के बाहर बैठ के तो कोई भी बोल सकता है कि यही लोग मुझे भी सेम लॉजिक से क्रिटिसाइज सही करते हैं कि मैं देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम्स की बात क्यों करता हूं। अगर कोई देश के अंदर रहकर प्रॉब्लम्स की बात करे तो प्रॉब्लम है, अगर कोई देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम्स की बात करे तो प्रॉब्लम है। तो क्या करें भाई? चांद नहीं, ये तूने यहाँ पे तो खेल गया भाई। देश के बाहर रह के प्रॉब्लम्स की बातें करना तो आसान है। तुमको लगता है तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं होगा? हिम्मत है तो देश के अंदर रह के बात करो ना। और हिम्मत है तो यूट्यूब छोड़ के फिर थोड़ा, चलो यूट्यूब पे भी, यूट्यूब छोड़ के थोड़ा बाहर आके भी बात करो, थोड़ी रैलियाँ करो। देश में रहकर रैली भी मत करो, अपने देश में आकर जो पॉलिटिशियंस है उससे बात करो। तुम्हारा तो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, तुम तो कांटेक्ट करो तो पॉलिटिशियंस आएंगे, करो इंटरव्यू उनको। किसने रोका है? अनिल कपूर के नायक की तरह इंटरव्यू करो। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि तुम जिस देश की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, तुम उस देश में रहते भी नहीं हो, तो इसका मतलब तुम उस देश के व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हो और कुछ नहीं है। ये लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है। तो हर तरह से अलग अलग एंगल से ये वाला लॉजिक दुर्वाटी तुझ पर लगाया जा सकता है कि अगर इंडिया की बातें करनी है, इंडिया से व्यूज़ लेने हैं, तो इंडिया में रहो ना। फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम्स देखोगे और फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शंस करोगे तभी तो होगा। बातें तो कोई भी कर सकता है। ये वीडियो बनाना कोई बहुत टफ काम नहीं है जितना तुमको लग रहा है कि तुम वीडियो बना डिस्कस कर। वीडियो तो कोई भी बना सकता है। तुम तो वीडियो बना के दुनिया घूम रहे हो। यहाँ पे कौन ठीक करेगा चीज़ों को? घूमो, पर यहाँ भी तो ठीक करो। आओ भी तो यहाँ पे, कभी तो गुजारो दिन इंडिया में। पर चले जाएं क्या? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम की बात ही नहीं करना चाहते लोग। पर ये एटीट्यूड एक्चुअली में कई लोगों में देखने को मिलता है। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन को देखकर बस ये कहते हैं कि हमें नहीं बोलना भाई कुछ, बस अपना निकलो यहाँ से, हम बस निकलते हैं। लोकसभा में पिछले ही महीने बताया गया कि एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप करी पिछले साल, 1,63,370। पिछले 5 सालों में 2017 से करीब 9,32,000 लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप किया। अब कोई तो रीजन होगा कि ये लोग इंडिया छोड़
छोड़कर बाहर चले गए, इंडिया में कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सीरिया या इराक जैसे देशों में जा रहे हैं इंडिया छोड़कर, डेवलप्ड कंट्रीज में ही जा रहे हैं ना ये लोग। 2019 में एक्चुअली में इंडिया सेकंड नंबर पर था चाइना के बाद, जब बात करी जाती है कि कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर गए, जो सुपर रिच लोग आप कह। ये तो सारे धोखेबाज हैं, इनको तो मैं लिटरली एंटी नेशनल कहता हूँ। देखो प्रॉब्लम्स यार, जिस देश में तुम केपेबल बने बाहर जाके कमाने के लिए, उसी देश की जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए तुमने जब बात आई तो तुमने मुंह मोड़ लिया। ये कौन सी बात हुई भाई? कचरे को साफ करने के लिए कचरे में घुसना पड़ता है, गटर को साफ करने के लिए गटर में घुसना पड़ता है। कपड़े तो गंदे होंगे ही, डर तो लगेगा ही, इन्फेक्शन, डेथ, इन सब चीज़ों का तो डर होगा ही। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि इंडिया पहले ठीक। इंडिया है क्या? लोग ही तो हैं, लोग इज़ इंडिया। तो जब तक तुम ये कह रहे हो कि जब तक लोग ठीक नहीं होंगे तब तक हम नहीं आएंगे, तुम हो कौन भाई? भाड़ में जाओ, दूसरी कंट्री में मरो जाके वहाँ पे। हमको ठेका नहीं किसी चीज़ का। तुम्हारी कंडीशंस फुलफिल करोगे तब तुम हमारी कंट्री में पधारोगे और हमको खुशी मिलेगी। घंटा भाई, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, पर हम इंडिया में हैं। और बुराई के ऊपर मैं प्राउड नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि बुराई को ठीक करने के लिए हमें ही एक्शंस लेने पड़ेंगे, सिर्फ बात करने से और दूसरी कंट्री भाग जाने से। क्योंकि तुम भी तो आओगे एक दिन। तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको याद नहीं आएगी इंडिया की? तुमको इंडिया की याद आएगी। जो इंसान जिस कंट्री में पैदा होता है वो बचपन से इतना ज़्यादा जुड़ जाता है सॉइल से कि उसको याद आती ही आती है, उसको वापस आने का मन करता ही करता है। तो जब तुम मुंह छुपा के वापस आओगे, जब तुमको शर्म आएगी कि हम भाग गए थे, तो ऐसे आने में तुमको शर्म नहीं आएगी? तो ऐसे दिन देखने ही क्यों पड़ रहे हैं? इंडिया में रहो, इंडिया को बढ़ाओ। अगर इंडिया में अगर तुम अपने आप को समझदार समझते हो और समझदार के चक्कर में तुम भाग जा रहे हो, तो अगर ये 9 लाख समझदार इंडिया में होंगे तो जो बेवकूफ़ लोग हैं उनकी ताकत कम भी तो होगी। समझदार तो भाग जाते हैं, बेवकूफ़ रह जाते हैं, फिर तुम कहते हो कंट्री बेवकूफ़ है। भाई समझदार को ही तो रुकना था बेवकूफ़ों के अगेंस्ट काम करने के लिए, कह सकते हो। पिछले 5 सालों में 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में है ये नंबर। इससे पता चलता है ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। लोग इसलिए देश छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि बाहर बहुत पैसा मिलेगा। ये लोग ऑलरेडी अमीर थे, इंडिया में इनके पैसे की वैल्यू और भी ज्यादा थी, लेकिन और कारणों की वजह से देश छोड़कर जा रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरी कंट्रोवर्सी उठती है जब आमिर खान नाइस टू हियर टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोआन से मिलते हैं। वैसे एर्डोआन के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है। एर्डोआन एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो फिर से धर्म के नाम पर लोगों को बहका कर वोट लेते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। अब बात यह थी कि आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग करने गए थे टर्की में, और वो टर्किश प्रेसिडेंट से भी वहां पर मिल लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हुई? बड़ी चीज ये हुई कि लोग कहते हैं कि टर्की ने इंडिया का साथ नहीं दिया है हर चीज में। टर्की ने आर्टिकल 370 के खिलाफ बोला था। तो कौन सी बड़ी चीज हो गई है? क्या इंडिया ने टर्की के साथ अपने सारे डील्स खत्म कर दिए? यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जादू की झप्पी दे रहे हैं एर्डोआन को। ट्रेड रिलेशंस आज के दिन तक एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया हर साल करीब $4.3 बिलियन सामान एक्सपोर्ट करता है टर्की में। 150 इंडियन कंपनीज जो 5,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है वो टर्की में एग्जिस्ट करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, डाबर, टाटा मोटर्स, GMR, महिंद्रा। और इसी साल जून में टर्की ने बताया कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट टर्की घूमने आए थे। इतना ही नहीं, 2019 में इंडिया और टर्की के बीच में एक फेस्टिवल भी हुआ था, इंडिया बाय द बॉस्फोरस, कल्चरल टाइज को ऑनर करने के लिए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशंस हैं देश के, ट्रेड रिलेशंस हैं देश के, कल्चरल रिलेशंस हैं, टूरिज्म हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अगर आमिर खान टर्की में जाकर टर्की के प्रेसिडेंट से मिल लेते हैं फिल्म के शूटिंग के दौरान, तो वो देशद्रोही बन जाते हैं। कोई सेंस बना गया इस बात का? अपनी खुद की जिंदगी में ही सोचकर देखिए। बिल्कुल गाइस, तो लोगों को पता भी तो नहीं है। नाइस मैन, यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन। नाइस क्या? और वैसे इस बात को और अच्छा हो जाता, मैं तुमको बताऊँ, इसमें आमिर खान की एक गलती तो है कि अगर उसको पता है कि यहाँ का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऐसे काम करता है, तो क्या वो उसके साथ एक डिस्कशन नहीं कर सकता कि वो ऐसा क्यों है? क्या ये तो माना मैंने कि सेंस नहीं बनती कि गवर्नमेंट टर्की के साथ बिजनेस करे तो चलता है,
आमिर खान ना करे तो नहीं चलता, वो मैंने माना, डबल स्टैंडर्ड हो गया। पर क्या आमिर खान उससे बात नहीं कर सकता कि आप क्यों रिलीजन के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हो? अगर मिले तो बात तो करनी बनती है। अब तुम कहोगे गवर्नमेंट भी तो नहीं कर रही, चाहे वो ना करे, लेकिन अगर तुमको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट चाहिए और एक्स्ट्रा हिट नहीं चाहिए जनता से, क्योंकि जनता तो मैं कहूँगा उनको तो मौका चाहिए बोलने का, अगर एक्स्ट्रा डिफेंस चाहिए तो एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं जिनके ओपिनियंस आपके साथ 100% मैच करते हैं? और अगर आपके किसी दोस्त ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप डिसएग्री करते हैं, तो आप क्या उससे मिलना बंद कर देते हैं हमेशा के लिए? यही चीज एक कंट्री के लेवल पर भी होती है। इंडिया के बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल। साथ जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी हर चीज में इंडिया के साथ सहमति नहीं दिखाती। उनके भी कुछ ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स अलग हो सकती हैं। तो फ्रेंडली है थोड़ी, वो तो नाम की फ्रेंडली है ना, दिखाने के चक्कर में। रियल फ्रेंडली थोड़ी है। फ्रेंड्स तो वो होते हैं जो कि आपस में अपने ओपिनियंस को डिस्कस करके, जिसका ओपिनियन ठीक होता है, क्योंकि ऑफकोर्स किसी का तो ओपिनियन ठीक होगा ही, दोनों का ठीक नहीं हो सकता, तो एक इंसान दूसरे इंसान को फॉलो करता है। कई तो नाम की फ्रेंड्स हैं, और कुछ फ्रेंड नहीं है। उसको पैसा, उसको खाना चाहिए तो इंडिया से ले रहा है, इंडिया को पैसा चाहिए तो वो ले रहा है। तो गवर्नमेंट तो बेच रही है अपनी सोल। और आमिर खान को भी मूवीज़ उसकी चल रही टर्की में, तो इसलिए वो कुछ उल्टा नहीं बोलता। भाई सभी शाने हैं, और आमिर खान को ईगो चाहिए कि मैं किसी की कंट्री के प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ, तो इसलिए भाई ईगोज होती हैं और शो ऑफ होता है। उसके बारे में तो लोगों को फील होता, तभी तो लोग बोलते। लोग पागल थोड़ी है, अपनी ज़िंदगी छोड़ के ऐसे किसी को बोल देंगे। जब हर्ट फील होगा तभी तो बोलेंगे। इश्यूज पर स्टैंड अलग हो सकता है। अब तीसरी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो यहाँ पर उठती है वो है पीके फिल्म को लेकर। अब एक चीज तो आप यहाँ पर ऑलरेडी समझ गए होंगे, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फिल्म, कि ये जो सारा देशभक्ति, जो कोई ज़्यादा डरा हुआ हो वो तो पूरा ही लेट जाता है। फेवरेट सीन। देशद्रोही होने का नैरेटिव है, इसकी रूट कॉज क्या है? इसकी रूट कॉज है रिलीजियस पॉलिटिक्स। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नैरेटिव बिठाना चाहती। इस पीके फिल्म के केस में नैरेटिव ये है कि आमिर खान को हिंदू फोबिक कहा जाए, एंटी हिंदू का लेबल लगाया जाए, जबकि आमिर खान एक एक्टर है पीके फिल्म में। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजू हिरानी, जो कि एक हिंदू हैं। इस फिल्म के राइटर हैं अभिजीत जोशी। फिल्म के प्रोड्यूसर है विद्यु विनोद चोपड़ा। म्यूजिक लिखा है शांतनु मोइत्रा ने। हीरोइन है अनुष्का शर्मा। एक बड़ा कैरेक्टर प्ले किया था लेट सुशांत सिंह राजपूत ने। सबके सब ये हिंदू थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव बिठाना था, ये फिल्म एंड ये सच में फनी था, और उसको भी खूब हंसी आई थी, बोलते बोलते हंस पड़ा बंदा। सबके सब ये हिंदू थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव बिठाना था, ये फिल्म एंटी हिंदू है, तो सिर्फ आमिर खान को चुना गया टारगेट करने के लिए। अब पीके फिल्म के बारे में एक चीज मुझे सच बताना दोस्तों, जब आपने फिल्म पहली बार देखी, पहली बार सिनेमा में जाके देखी, क्या आपको इस फिल्म में कुछ भी हिंदू फोबिक लगा? फिल्म देखकर जब आप एकदम बाहर निकले, क्या आपके मन में कुछ ऐसा आया कि ये तो एंटी हिंदू फिल्म थी? सच बताना मुझे। नहीं, ये नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि उसने हर रिलीजन के ऊपर वो क्या बोलते हैं, तंग कसा था। हर रिलीजन क्या स्टूपिडिटी दिखाता है, या फिर जो स्टूपिड लोगों को लगता है नॉर्मल सेंस में। रिलीजन स्टूपिड नहीं होता, पर जैसा डायरेक्टर को लगा कि किस के रिलीजन स्टूपिडिटी दिखाता है, तो उसने हर रिलीजन के ऊपर सीन्स थे, मुझे याद है। तो ऐसा ही था कि पर्सनली हिंदुज़म, भाई हिंदुज़म और रिलीजन इतना ग्रैंड है कि ज़्यादा ताने मारने का मौका मिलता है। छोटा मोटा रिलीजन थोड़ी है, सारे रिलीजन मतलब कि इतना ग्रैंड, सभी रिलीजन से बड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा मतलब बड़ा इन द सेंस, मैं बाकी रिलीजन वालों को ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर मेरा कहने का मतलब है कि स्टोरीज़ और चीज़ें, नंबर ऑफ बुक्स एंड स्टफ इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी तुम मतलब टॉपिक्स कम नहीं है उठाने के लिए और उनके ऊपर सटायर बनाने के लिए। कुछ नहीं आया आपके मन में ऐसा इसलिए क्योंकि ये नैरेटिव बाद में बिठाया गया था। सोशल मीडिया पर जब ट्रेंड चलाया गया इनके आईटी सेल के द्वारा, ये नैरेटिव बिठाया गया, तब शायद आपको जाकर लगा होगा कि हाँ भाई इसको आमिर खान से पैसा है, 100% उसको आमिर खान से पैसा है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बात तो सही कह रहे हैं, ये तो एंटी हिंदू है। इस फिल्म में एक कॉमेडी सीन है जब फिल्म के अंदर एक एक्टर भगवान शिव की तरह ड्रेस करते हैं
और जो फिल्म के लीड कैरेक्टर हैं भाई इस बार तो ध्रुव राठी छक्के मार रहा है, इस बार कोई भी चीज़ें अनएड्रेस नहीं सोचा, सब कुछ एड्रेस कर रहा है, सब कुछ। ठीक है, जो कि एक एलियन है, वो इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाते कि ये एक्चुअली में भगवान शिव नहीं है, ये बस एक ड्रामा एक्टर हैं जो ड्रेस किए हैं भगवान शिव जैसे। तो पीके इस एक्टर के पीछे भागते हैं और पीके की जो इग्नोरेंस है वो यहाँ पर बड़ा मजाक है। हमें इस सीन में हंसी इसलिए आती है क्योंकि ये देखकर कि पीके किस तरीके से रिएक्ट करने लगे। और जब सिनेमा हॉल में ये सीन प्ले किया गया था तो हर कोई हंस रहा था, ऑडियंस। सिंपल सा जोक है जो हर किसी को समझ में आया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब एक FIR लगाई जाती है इस फिल्म के ऊपर, लोगों को कहा जाता है कि इस सीन पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए, कैसे हिंदू हो तुम जो तुम्हें बुरा नहीं लगता इस सीन पर। और फिर लोगों को बुरा फील होने लग जाता है अंदर, हाँ भाई मैं हिंदू तो हूँ, चलो मुझे भी बुरा लग गया इस सीन पर। और आयरॉनिकली जो फिल्म में जोक बनाया गया था वो रियल लाइफ जोक बन गया। फिल्म में जोक ये था कि पीके असली भगवान शिव और ड्रामा एक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को लेकर अगर कोई FIR कर देता है तो गाइस मैं बताता हूँ दिक्कत ही, देखो हमेशा लोग है ना एक तरफ की चीज़ें पकड़ने में खुश होते हैं। अब ये ध्रुव राठी कह रहा है कि जोक तो पकड़ लो लेकिन सीरियसनेस को भूल जाओ। दिक्कत क्या है कि ना समझ इंसान ही ऐसे डोलता है। ना समझ इंसान जोक पे हंस भी लेगा और फिर बाद में बुरा भी लग जाएगा उसको, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और समझदार इंसान हो सकता है जोक पे ना भी हंसे और वो बुरा भी ना माने, दोनों नेगेटिव हो जाए, या फिर हंस पड़े और बुरा ना माने। जो ना समझ लोग होते हैं जिनको रिलीजन के बारे में पता ही नहीं। देखो रिलीजन आजकल के टाइम पे, रिलीजन हमेशा से ऐसे ही गया है कि लोग रिलीजन की डेप्थ में नहीं जाना चाहते, ऊपर का आडंबर और उसके एक्शंस करना चाहते हैं। पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। रिलीजन तुमको सिखाता है त्याग, गिविंग अप चीज़ें। और हम तो अपना पेन तक नहीं छोड़ सकते। हमारा पेन कोई उठा ले और यूज़ कर ले तो हमको ईगो हट जाता है, ये मेरा पेन है। तो हम तो क्या ज़िंदगी में रिलीजन को समझेंगे। रिलीजन बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है। मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, कैसे कैसे एक मोमेंट को, एक थॉट को समझना पड़ता है, उसकी डेप्थ तक जाना पड़ता है ताकि मैं किसी के साथ बुरा ना कर दूँ। इट्स नॉट ईजी। तो यही जोक उन पर भी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने नंबर ऑफ लोग हैं और हर लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, हर लोग लाइफ में इन्वॉल्व अपने वो हैं, ऊपर से कुछ चीज़ें आ जाती है जिसमें लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। तो एकदम से ऐसा ड्रास्टिक चेंज लाना कि लोग आज के बाद किसी चीज़ के ऊपर नैरेटिव सुन के गुस्सा भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि लोग क्या बोलते हैं कि इतनी जल्दी समझदार हो जाएंगे कि सब कुछ समझ लेंगे। गुस्सा नहीं, लोग गुस्सा होंगे, दंगे भी होंगे, सब कुछ होगा। और इस चीज़ साथ साथ चलेगी। इन सब का रिजल्ट होके हम समझ और ना समझ, गलत और सही के बीच में हम अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि लोग अपनी लाइफ को रोकेंगे थोड़ी यार किसी के लिए। कोई इंसान जो भी कुछ करता है हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्ट करने की फ्रीडम नहीं है। तो फिर इंसान, मतलब कि मैं तो दोनों से सिंपथाइज होता हूँ, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो दंगे करते हैं उनसे भी, क्योंकि वो बेचारी भी क्या करें, अब हर्ट हो रखे हैं, दंगे तो करेंगे। तो क्या क्या रोके उनको। और जो इंसान कुछ बोलते नहीं है वो अपनी लाइफ में बिजी, उनको कुछ परवाह ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत। उनको बस पैसा चाहिए, अल्कोहल चाहिए, पार्टी चाहिए, दैट्स इट, टीवी चाहिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स को बढ़ना होगा। जो इंडिविजुअल्स लोगों को समझाने में की हिम्मत रखते हो, जो इंडिविजुअल्स मेन इश्यूज़ को उठा के उन पे एक्शंस लेने की हिम्मत रखते हो। ध्रुव राठी ने टॉपिक उठाया, लेकिन ध्रुव राठी सिर्फ एक तरफा चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे वो आमिर खान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने ट्वीट भी किया, तो मैं तो लिख के दे रहा हूँ, इसको आमिर खान की तरफ से फंडिंग आई है। 100% आमिर खान की तरफ से फंडिंग आई है। अब उसने आज वीडियो निकाला ताकि आगे थोड़ा कलेक्शन बढ़ जाए। तो इसलिए अगर कोई मैच्योर डिबेट करता है तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बस ये लोगों को बेवकूफ़ और गधा बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि
गधा भी तो गधे के लिए भी तो सिंपथाइज करो। बेचारे को होंची भी नहीं करने दोगे तो फिर वो जिंदा क्यों है? नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बढ़ने होंगे जो गधों को समझाने की हिम्मत रखें, ना समझे तो उनसे लड़ने की भी हिम्मत रखें। क्योंकि इग्नोर करके और एक दूसरे को गलत बता के कुछ नहीं होगा। दुनिया एक्शन करती है, उसके अपोजिट एक्शन करो, स्ट्रॉन्ग एक्शन करो ताकि तुम जीतो। सिर्फ वही सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो दूसरी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ परवाह नहीं उनको कि कौन क्या दूसरी कंट्री में क्या कल्चर क्या नहीं है। तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, वेपन्स हैं, तुमसे अच्छे हैं, ज़्यादा पैसा है, तुमसे अच्छे हैं। एक ही तरीका है, बेटर एक्शन और स्ट्रॉन्गर एक्शन करो और रिस्पॉन्सिबल बनो और अपना और अपने आस पड़ोस वालों को बचाओ और समझदार बनाओ। दैट्स इट। वैलिड है क्योंकि वो भी असली भगवान शिव और एक ड्रामा एक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाए। फिर ये एक और सीन था फिल्म में, क्या ड्रामा एक्टर और रियल, क्या बच्चों वाली बात लगा रखी। ये ड्रामा एक्टर था, ये रियल था, ये भी बेवकूफ़ी है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी। तो इसलिए इसको भी इसके साथ डिबेट करके मैं सिखाऊंगा इसको। समझ रहे हो? ड्रामा एक्टर और उसमें क्या फ़र्क? कुछ फ़र्क नहीं होता भाई। ड्रामा भी तो शिव जी की याद में ही हो रहा है, तो चाहे ड्रामा कर रहा है पर बन तो शिव ही गया ना वो। तो क्या तुम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है? काम का ध्रामा है, ये रियल है, ड्रामा है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो बकवास बंद करो ध्रुव। पैसा मिल गया है, पैसा नहीं मिला तो फ़ोन नंबर मिल गया है, वीडियो बना दिया है, जर्मनी में बैठा है, आमिर खान से फ़ोन पे बात करके खुश हो रहा है कि मैं आमिर खान को जानता हूँ। तो एक करप्ट इंसान है। सायोनारा सायोनारा, बाद में मिलूंगी सायोनारा। ध्रुव राठी। वट अ देशद्रोही।